इस ऑपरेशन को करने से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम सरहदें जो हैं वो सील कर दी गई हैं, क्योंकि दहशतगर्दों को भागने का ना मौका मिले। ऑपरेशन होने वाला है और बड़ा बेरहम होने वाला है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ना सिर्फ ये ऑपरेशन जो है ये मिलिट्री सतह के ऊपर होगा, बल्कि इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी और इसका तीसरा एस्पेक्ट जो मुआशी दहशतगर्दी है, उन तीनों से ये रिलेटेड होगा। इस ऑपरेशन के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन होगा जो लोगों के घरों तक पहुंचेगा, यानी कि दहशतगर्दों के जो अभी पहले किसी गांव या किसी इलाके या शहर को नहीं, बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे थे, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे। ग्रैंड ऑपरेशन जब करेंगे तो उसके अंदर मिलिट्री भी आएगी, उसके अंदर पाकिस्तान एविएशन भी आएगी, जिसके अंदर गनशिप कोबरा हेलीकॉप्टर्स और दीगर हेलीकॉप्टर्स जो है नाइट विजन फैसिलिटीज के साथ जो है वो भी शामिल होंगे। मिलिट्री ऑपरेशन की शक्ल के अंदर जो है वो एफसी का किरदार जो है वो कम हो जाता है, और जो रेगुलर फोर्सेस हैं यानी कि आर्मी जो है उसका किरदार बढ़। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग जो है वो पाकिस्तान ने लड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर कामयाब हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो 9 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से इस टाइम पे बरसरे पैकार है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहां उनकी कामयाबियां ज्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद गद्दाफी को मुज़फ़्फ़र हाज़िर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला मीरगुल साहब आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद गद्दाफी साहब। सर, कौमी सलामती का इजलास हुआ जिसमें कुछ पार्टियों ने शमूलियत भी नहीं इख्तियार की। इस इजलास में क्या हुआ और इस इजलास से आप क्या नतीजा अखज़ करें, क्या होने जा रहा है, ऑपरेशन वगैरह होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद गद्दाफी साहब, बिल्कुल ऑपरेशन होने वाला है और बड़ा बेरहम होने वाला है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ना सिर्फ ये ऑपरेशन जो है ये मिलिट्री सतह के ऊपर होगा, बल्कि इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी और इसका तीसरा एस्पेक्ट जो मुआशी दहशतगर्दी है, उन तीनों से ये रिलेटेड होगा। और इसी तरीके से जो डिजिटल दहशतगर्दी का जो डांडे हैं वो बैरून मुल्क तक जो है वो चले जाएंगे, और ये फैसला हुआ है कि तमाम दुनिया में जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वो इंशाल्लाह ताला वो उन ममालिक में जो है वो अपना केस प्लीड करेंगे। वो तमाम जो सोशल मीडिया के लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, पाकिस्तान में मुखालफत करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इदारों के हवाले से और इदारों को जो डिफेम करते हैं उसके हवाले से मेरे ख्याल में उनको अब वहाँ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा, और इंटरनेशनल पुलिस जिसको इंटरपोल कहते हैं उसके जरिए उन तक रजू किया जाएगा। उसका होना ना होना एक और बात है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, लेकिन ये याद रखिए कि जब इंटरपोल में कोई चीज जाती है तो वो अनहर्ड नहीं जाती, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सुनवाई होती है। और ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है कि उसके अंदर जब आपका एक दफा नाम आ जाता है तो फिर वो आपको वॉच लिस्ट पे रखते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो आपको पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने हवाले नहीं भी किया तो फिर इसका मतलब है वो वॉच लिस्ट पे रख लेंगे। तो ये वो अमल है। अब लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेशन के हवाले से जो बात करते हैं, देखिए ऑपरेशन इस टाइम पे हमारे जो पाकिस्तान मिलिट्री की जो सबसे अहम तरीन क़यादत आर्मी चीफ, डीजी ISI, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर जो वफाका उनके वो तमाम वहाँ बैठे हुए थे। काउंटर इंटेलिजेंस के लोग जो थे वो बैठे हुए थे, और CI CT ये काउंटर टेररिज्म के लोग। तो मेरा ख्याल है कि एक फैसला किया गया, लेकिन साथ ही साथ अगर हम आर्मी चीफ के बयान को देखें तो एक बड़ा उसका नुक्ता बहुत ही अहम है, और वो है कि उन्होंने कहा कि जो गवर्नेंस गैप है, यानी कि गवर्नेंस की जो कमजोरियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमजोरियां हैं, उसकी वजह से उसको जो फिल है, यानी कि उस जो खला को हम अपने शुहदा के खून से, अफसरों और जवानों के खून से सिर्फ नहीं पाट सकते, ना भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये बात जरूर गौरतलब है कि आर्मी चीफ जो है ये तो फिर उन्हीं लोगों से काम करवाने जा रहे हैं जिनका गवर्नेंस गैप है। जाहिर है गवर्नेंस में आप नहीं बैठे हुए और ना ही मैं बैठा हुआ हूं, तो फिर गवर्नेंस में कौन लोग बैठे हैं? गवर्नेंस में वो लोग बैठे हैं जो इस टाइम पे मौजूदा
चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा हो, चाहे वो वफाक की दाखिला और जो दिफा मिनिस्ट्रीज हैं उनका हिस्सा हो। गो के मिनिस्ट्री जो डिफेंस है उसका इससे कोई खास रिलेशन नहीं होता, लेकिन जो वजारत दाखिला है उसका बहुत अहम रोल है। इसके अंदर जो अहम बात है, मिलिट्री ऑपरेशन की शक्ल के अंदर जो है वो एफसी का किरदार जो है वो कम हो जाता है, और जो रेगुलर फोर्सेस हैं यानी कि आर्मी जो है उसका किरदार बढ़ जाता है। इस ऑपरेशन के अंदर ये जो भी अब मुस्तकबिल के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा जो लोगों के घरों तक पहुंचेगा, यानी कि दहशत गर्दों के जो अभी पहले किसी गांव या किसी इलाके या शहर को नहीं बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे थे, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे। इंटेलिजेंस तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है एक ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए? इसलिए क्योंकि ग्रैंड ऑपरेशन जब करेंगे तो उसके अंदर मिलिट्री भी आएगी, उसके अंदर पाकिस्तान एविएशन भी आएगी, जिसके अंदर गनशिप कोबरा हेलीकॉप्टर्स और दीगर हेलीकॉप्टर्स जो है नाइट विजन फैसिलिटीज के साथ जो है वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि इस ऑपरेशन को करने से पहले जब ये नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई तो आपको शायद ये नहीं इल्म, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम सरहदें जो हैं वो सील कर दी गई हैं, उनके ऊपर निगाह रखी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सरहदों पे आमद और रफ्त जो है वो ना होने के बराबर हो जाए, क्योंकि दहशत गर्दों को भागने का ना मौका मिले। तीसरा इसका जो पहलू है वो बड़ा खतरनाक और अहम पहलू है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, यानी कि हमें ये खतरा है कि हमारे मुल्क में फलाना जगह से जो है हमला होता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो रहा है या वो बाहर से हो रहा है। वो तमाम मुल्क जिनकी पुष्ट पनाही थी इस सारे वाकयात में, इस तमाम दहशतगर्दी को पनपने के लिए जो उन्होंने फ्यूल फराहम किया, जो उन्होंने वसाइल फराहम किए, जो उन्होंने असला फराहम किया, जो उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फराहम की, अब वो तैयार नहीं। अब उनके घर ये बारी आ रही है, और ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी देखे ना, आपने एक बयान सुना होगा इंडिया के अजीत डोवल का, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस पे यकीन करते हैं, यानी कि हम दिफा करना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ के मदाफियत करेंगे तो फिर खुद ब खुद हमारा दिफा हो जाएगा। पाकिस्तान की भी यही पॉलिसी थी माजी के अंदर। जब मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद कुल रहमुल्लाह जो है वो हयात थे, तो उन्होंने ये पहली दफा इस पूरे खित्ते के अंदर डिफेंसिव अफेंस पॉलिसी जो थी उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद जो है वो भारत ने उसको जो है वो देखा। अब जो है वो तमाम ममालिक, मैं किसी एक खास का नाम नहीं लेना चाहता और ना मैं ये बात करना चाहता हूँ, लेकिन तैयार रहें, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दुनिया, ये ना भूलिए मोहम्मद कज़ाफी साहब कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग जो है वो पाकिस्तान ने लड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अंदर कामयाब हुआ। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो 9 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से इस टाइम पे बरसरे पैकार है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहां उनकी कामयाबियां ज्यादा हैं, वरना जिस अंदाज के अंदर दुश्मन ने कोशिश की थी, बिलीव यू मी कि अभी यहाँ बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल तब्दील हो जाते। अब इसके अंदर मैं सिर्फ आर्मी चीफ साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को ये मशवरा दूंगा, गो कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे हमदर्दाना ये अपील भी करूंगा, मशवरा भी दूंगा कि जनाब अगर आपने माजी के जो तमाम वो लोग जिनकी वजह से, असल में मसला यहाँ यह है कि इनके सहूलतकार कौन है? इनके सहूलतकार तो असेंबलियों में बैठे हैं, इनके सहूलतकार जो हैं वो तो मुराद याफ्ता हैं, इनके सहूलतकार जो हैं दहशतगर्दों के वो तो तमाम ऐसे ओहदों के ऊपर हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि क्या ये ऑपरेशन कामयाब होगा? अगर इसी लोगों के साथ इसी तरीके से अगर चलना है, और इसका मेरे ख्याल में बखूबी इदराक है अफवाज पाकिस्तान को, वो कोई भोले नहीं है, वो बिल्कुल जानते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, मीन्स भी हैं, और जाहिर है मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट जो है वो बहुत समझदार है। इस टाइम पे डीजी एमआई साहब जो हैं एक बड़े जीरक आदमी हैं, डीजी आईएसआई साहब जो हैं
वो बकायदा बलूचिस्तान में जो है वो एक डिव कमांड कर चुके हुए हैं, और मैं समझता हूं कि उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो एक मेरे ख्याल में ऐसी सतह के ऊपर ऐसी डगर पे आ पहुंचे जब मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन इसके अंदर एक बात बड़ी हैरान कुन थी, जो सूबा जिससे सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके वजीर आला तो आते हैं, लेकिन बहैसियत पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो उसका बायकॉट करती है। अब कहा यह जाता है कि जी वो बानी चेयरमैन से कोई मुशावरत करते, तो बानी चेयरमैन से पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल हुकूमत ने आखिर बाद में भी तो इजाजत दे दी ना मुलाकात की, पहले दे देती तो क्या हो जाता। लेकिन मसला यह है कि क्या बानी चेयरमैन जो थे इमरान खान, वो कोई एक ये बात करते कि नहीं हम तो जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, या पाकिस्तान की सालमियत और बका के हट के बात करते, तो फिर इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जिन्होंने बायकॉट किया उनकी लॉयल्टीज पार्टी से थी। इसका मतलब है उनकी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ नहीं थी। अगर पाकिस्तान के साथ होती तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते, क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के दुश्मन है। वो सानिया जाफर एक्सप्रेस हो या वो बन्नू का वाकया हो या दीगर जगहों के ऊपर हो जहां दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और हमारे बहादुर सिपाह को निशाना बनाया, हमारे पुलिस को निशाना बनाया, तो ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद पूरी कौम, आप जैसे बड़े और अच्छे मुहिब्बे वतन सहाफियों की वजह से पूरी कौम को आपने इकट्ठा किया आप लोगों ने, और पूरी कौम जो है वो यक जबान होके दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज और सीसा पिलाई दीवार बन गई। और उसी के नतीजे पे जब कौम की तरफ से पूरी बैकिंग आई तो आर्मी ने ये फैसला किया, हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अब जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को सामने रखते हुए एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो करेंगे। अब ये जो ऑपरेशन जो करने चले, तो उस टाइम पे आपने देखा कि पूरी कौम ने सपोर्ट किया। मैं समझता हूं पीटीआई की एक ये बहुत बड़ी सियासी जो मेरे ख्याल में इसको कहते हैं कि उनसे एक फियास्को हो गया, उनसे एक डिजास्टर हो गया कि उनको ये समझ नहीं आ सकी कि कौम जो है वो इस टाइम पे दहशतगर्दों के खिलाफ है, इसलिए उनको दहशतगर्दों के खिलाफ बेशक वहां फैसला ना करते। बेशक वो जो इस टाइम पे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जी हम तो किसी उस बातचीत के हवाले से जो है बात कर रहे हैं, बातचीत तो हो रही थी। बातचीत के नतीजे के अंदर यहां बातचीत करते करते इस नतीजे पे पहुंच गया कि बलूचिस्तान नो गो एरिया हो गया, खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया हो गया, फाटा के अंदर बेड़ा गर्क हो गया। तो ये जो मेरे ख्याल में सूरत हाल है। अब इसके अंदर जहां हम पीटीआई को तनकीद का निशाना मैं बना रहा हूं, और ये मेरी हुब्बुल वतनी का तकाजा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि माजी में वो चाहे कश्मीर का मामला आया, चाहे वो कोविड का मामला आया, चाहे वो फलस्तीन का मामला आया, चाहे वो पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का मामला आया, पीटीआई किसी के साथ नहीं बैठी। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि उनको अपनी जात और अपनी सियासत और अपनी नाक से आगे कुछ नहीं नजर आता। पाकिस्तान की उनको कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो इस टाइम पे जो मुश्किलात हैं उससे वो बिल्कुल जो है वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको अपने पार्टी के ओथ यानी कि पार्टी के हलफ की तो पासदारी है, लेकिन वो हलफ जो असेंबली के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए लिया है आईने पाकिस्तान के तहत, उसकी उनको पासदारी नहीं है। एक बात तो वाज़ेह हो गई। दूसरी जानिब 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, जिनके भाई की हुकूमत इस टाइम पे मौजूद है, जिनकी बेटी जो है वो इस टाइम पे पंजाब की वजीर आला है, और वो नवाज शरीफ साहब वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? तीसरी चीज जो है वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब को अगर देखा जाए तो अख्तर मेंगल साहब तो इसका मतलब यह है कि वो ऑपरेशन के हक भी नहीं है, और वो ये चाहते ही नहीं है कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो। ऐसे तमाम अनासर जो ये बात करते हैं कि जी ठीक है दहशतगर्दी को जो है ऑपरेशन नहीं करना चाहते, एक लम्हे के लिए हम उनसे मान लेते हैं, मुतबादल पेश कर दें, बता दें
अपने बेटियों को भिजवा दें दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, अपने खानदान से खुद हथियार उठाए। माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला जवान लोग हैं, और मेंगल साहब और इसी तरह से दीगर जो लोग हैं उनके पास बड़े हथियार भी मौजूद हैं, हम अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। तो वो खुद हथियार उठा के जाएं और दहशतगर्दों से लड़ें और फिर उसका नतीजा देखें। तो ये हमेशा से एक तरीका कार रहा है कि जनाब वो मैं ना मानूं, आप ना माने, आप मुतबादल पेश करें। ये कौम आपसे पूछना चाहती है कि आपके पास इस सब का मुतबादल क्या है। यानी कि मैं एक दफा पेश करूं जनाब कि आप आए और मुझे मारें, उसके बाद मैं आपसे फिर बातचीत करूं, आप फिर मारें, आप मेरे यहाँ बच्चे शहीद करें, आप यहाँ खून की होलियां खेलें, लेकिन मैं आपसे बातचीत करूं। ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया। इस्लाम में जहाद की बात की गई है, और ऐसे तमाम फितना तुल खवारिज के खिलाफ जो है जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन जो है उसका हुक्म दिया गया है। तो ये है जो जनाब बात आज की। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। एयर फोर्स इसके अंदर शामिल होगी, इसके अंदर जो तमाम फोर्सेस के कमांडोज हैं उनको शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो मेरे ख्याल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और नेशनल एक्शन प्लान के रिवाइज शुदा प्लान को जो है वो नाफिजुल अमल किया जाएगा। लेकिन ये सब कहने के बावजूद मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं कि अगर यही चेहरों के साथ जिनकी वजह से जो खुद आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्यू टू बैड गवर्नेंस, ड्यू टू गवर्नेंस इश्यूज और गैप ऑफ गवर्नेंस की वजह से जो है हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो फिर तो गवर्नेंस तो इन्हीं के हाथ में है। तो फिर इसका जो है वो नतीजा कहाँ निकलेगा। बहरहाल हम तो दुआ करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए, और ये वक्त है, फैसला हो जाना चाहिए कि हमें इस टाइम पे पाकिस्तान की रियासत अजीज है या पाकिस्तान की सियासत अजीज है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आईएसपीआर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था द रूल ऑफ गेम चेंज, के गेम के अब रूल तब्दील हो गए हैं। उससे हम क्या मायने लें? क्या वो इंडिया के लिए तब्दील हुए, अफगानिस्तान के लिए हुए, बीएलए के लिए हुए, टीटीपी के लिए, किन के लिए रूल्स चेंज हुए हैं? आप क्या समझते हैं? रूल्स तो अब सबके लिए चेंज हो गए, लेकिन एक रूल इनको अब चेंज करना चाहिए, और वो है अमेरिका के लिए रूल। अमेरिका को पूछना चाहिए है कि आपने जो $8 बिलियन का असला छोड़ा, ये 25-30 बंदूकें नहीं थी जो रह गई उनसे, ये $8 बिलियन का हजूर असला है। एक अच्छे खासे दरमियाने साइज के मुल्क का इतना बड़ा दिफाई बजट नहीं हुआ करता जितना ज्यादा असला उन्होंने वहां अमेरिका ने छोड़ा। वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, क्या किसी और मुल्क के खिलाफ हो रहा है? अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी पाकिस्तान ही क्यों, आखिर दूसरे भी तो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, दूसरे कंट्रीज नेबरिंग जो हैं उनके पास बहरा अरब नहीं है, उनके पास जो है गवादर बंदरगाह नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर फौज नहीं है, उनके पास एक दुनिया इस्लाम की सबसे मजबूत फौज नहीं है। इस वजह से उनके ऊपर हमले करके वो क्या करेंगे? मसला तो यह है कि वो मेरे वालिद साहब जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह क्या फरमाया करते थे कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान असल निशाना। तो आप ये देखें कि वो ये किसके लिए कहते थे। वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका जैसा भेड़ की खाल में भेड़िया मौजूद है, जो बज़ाहिरन हमारा दोस्त है लेकिन असल में वो हमारा दोस्त नहीं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब ये बताऊंगा कि अभी कल जो है वो तुलसी वो जो उनकी CIA की चीफ हैं, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका की जो चीफ हैं, तुलसी गैबदार या पता नहीं क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से निकल रहा है, तो वो गई हैं इंडिया में मुलाकात करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि वो इंडिया में क्या कर रही हैं? अगर अफगानिस्तान से अमेरिका ने असला लेके जाना है तो उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि ये असला जो है ये तो पाकिस्तान के जरिए जो है उनको शिप जो है हो सकता है, और पाकिस्तान की सरजमीन से जो है वो उसको वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो फिर उनका इंडिया में जाने का क्या मकसद है? ये बड़ी हैरान कुन बात है। इसका मतलब है हम अपने आप को बचा लें अमेरिका से, हमें ये मामला उनके खिलाफ उठाना चाहिए, हमें अमेरिका को बकायदा लिखना चाहिए और यूनाइटेड नेशन में ये मामला ले जाना चाहिए कि इनके दानिस्ता तौर पर छोड़े गए असले की बुनियाद वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो पनप गई, वरना हमने 96% दहशतगर्दी 2021 जो अगस्त तक जो था वो हमने उसके ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन फिर ये क्योंकि अमेरिकी असला आया,
और अमेरिकी पैसा आया और इसके साथ भारत की जो है इन्वॉल्वमेंट हुई। इसके अंदर जो है हमारे जो इसराइल ने जो है वो मजबूत किए हाथ। ये तमाम सबूत और शवाहिद लेके हमें ले जाना चाहिए और हमें कम से कम, मैं नहीं कह रहा इसका फैसला हमारे हक में होगा, फैसला नहीं होता हमारे हक में, लेकिन हमें रिकॉर्ड पे आना चाहिए ताकि हम भी ये बात कर सकें कि इट इज टाइम फॉर यू टू डू मोर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला अमीर गुल साहब ने हमें बताया है कि ये जो अभी कौमी सलामती का इजलास हुआ है, इसमें साफ और क्लियर हो गई हैं चीज़ें और इससे बाद अब जो ऑपरेशन होगा वो बहुत ही भयानक होगा दहशतगर्दों के लिए, बीएलए वालों के लिए, और जो भी दहशतगर्दी के काम कर रहा है पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत मुश्किल वक़्त आने वाला है। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।